हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 71 की, जो कि 23 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आवर एनवायरनमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड वेब एंड ओजोन लेयर। As far as the previous worksheet were concerned, in previous worksheet we have been studied about food chain। और अगर बेसिक डिफरेंस समझा जाए फूड चेन और फूड वेब में, ये है कि ये एक सीधा सीधा प्रोसेस है। चेन में आपकी चेन बनती है और फूड वेब में बहुत सारी जो फूड चेन है उनको एक साथ कंबाइन करके एक वेब बनाया जाता है, वो फूड वेब कहलाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में आपके लिए क्या नया है और आज की आपकी वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आवर एनवायरनमेंट, फूड वेब। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called as food web। यानी कि जैसा कि हमने देखा था, फूड चेन क्या है, स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी सीधी लाइन बनती है और उसमें एक ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। लेकिन पाया क्या गया है, पाया ये गया है कि एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म को भी खाता है कई बार, क्योंकि उसे जो मिल जाता है अपने आप को जीने लायक स्थिति में रखने के लिए वो उसे खा लेता है। ऐसी कंडीशंस अगर देखने को मिलती है तो ये क्या होता है, ये कई सारी फूड चेन बन जाती हैं जो एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे मिलती है। जब हम इसे पूरी तरीके से बना के देखते हैं तो ये एक ब्रांच, जो जैसे ट्री की ब्रांच होती है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह के स्ट्रक्चर बनने के कारण इसे हम फूड वेब कहते हैं। बच्चों, आपको एक छोटी सी प्यारी सी पिक्चर भी दी हुई है फूड वेब के बारे में। देखिए, जैसे इसमें कैसे दिखाया गया है कि अलग अलग जीव अलग अलग चीज़ों को कैसे खाते हैं और उन्हें दूसरे जीव कैसे खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो पहला है, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को चेंज करती है और जो हम एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण उसमें चेंजेस आते रहते हैं एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने एनवायरनमेंट में क्या किया, गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने अपने एनवायरनमेंट में तो इस्तेमाल कर दिया, लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट बनाया है प्रकृति, तो उसमें क्या हुआ, उसमें पॉल्यूशन फैलना शुरू हो गया। इसी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग कारण हुए, जैसे कि एसिड रेन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ता चला गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। We are looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal। तो बच्चों, मेन जो दो environmental problems हैं वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल। और आगे दिया भी हुआ है, इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम इस वर्कशीट में आगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी हो ध्यान से, पिछले 6 महीने की, जब से आपके लगभग स्कूल बने, 6-7 महीने से, स्कूल बंद होने के बाद आपके एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट आने के बाद से, तो आपने देखा होगा कि वो जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी कई बार ओजोन लेयर का जिक्र आया। और कारण ये था कि पहले बोलते थे ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल हो गया है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उसका कारण क्या था कि जो जेट्स फ्लाई करते हैं, यानी कि जो जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं और जो हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, उसकी वजह से ये होल हुआ था। मेन काम क्या होता है ओजोन लेयर का, कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकना। तो कुछ हद तक वो क्या कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग पे असर कर रहा था, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी। लेकिन जब ये सारी एक्टिविटीज़ लॉकडाउन में बंद हुई तो ये आया सुनने में कि वो ओजोन लेयर धीरे धीरे भर रहा है और लगभग भर गया है।
तो ये क्या दिखाता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट में जब चीज़ों को कम करना शुरू किया तो क्या हुआ, प्रकृति ने भी अपने एनवायरनमेंट को सही करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं कि आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ इस बारे में। Ozone layer is a protective layer around the earth which absorbs most of the harmful UV ultraviolet radiation of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards like skin cancer। यानी कि क्या करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेती है और हमें स्किन कैंसर जैसी डिजीज से बचाती है। आगे क्या है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पे होती है बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और जो जेट प्लेन्स हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं ताकि वो आसानी से उड़ सकें। इसी वजह से जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं और जो जहाज उड़ रहे हैं यानी जेट प्लेन्स उड़ रहे हैं उसकी वजह से ये डिप्लीशन शुरू हुआ था बच्चों। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कैसे होता है, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है, O2 को अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देती है। दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। अब ये किसके साथ कंबाइन होते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये O3 या ओजोन लेयर बना देते हैं। अब बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। तो जब हम बात करेंगे बच्चों डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की तो क्या आता है, द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC विच इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड AC कॉज डिप्लीशन। तो मेन कॉज क्या है बच्चों, CFC को माना जाता है जो कि रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में यूज़ होता है। अगर आप पिछले कुछ काफ़ी साल पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें तो आपको कई ऐसे प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो हम इस्तेमाल करते थे फ्रिज और AC के अलावा, जो कि कॉज करते थे ओजोन लेयर का डिप्लीशन बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स, क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हो बच्चों कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया 1986 में, जिसमें सभी के सभी कंट्रीज़ पे ये बाध्य किया गया या बोले कि जो उन सब ने माना कि वह CFC का प्रोडक्शन कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसे ही हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और हुआ क्या इसमें आगे, इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसी वजह से क्या हुआ कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट वर्ल्ड बनना शुरू हुए बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन लेयर। तो बच्चों ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हाउ ओजोन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं बच्चों, ओजोन मॉलिक्यूल बनने के लिए ये प्रोसेस जो हमने पढ़ा था यही है। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन O2 को दो अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में तोड़ देगी और फिर ये जो O है, एक O जो सिंगल O मॉलिक्यूल बन गया है वो O2 यानी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और O3 बना देगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब बात आती है व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, 1986 में एक UNEP का जो है एग्रीमेंट है ये क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ये तय हुआ था कि CFC बनाने को या यूज़ करने को बैन कर दिया जाए एक तरह से, या इसका मिनिमम यूज़ करना शुरू कर दिया जाए। तो इससे हुआ क्या, CFC रेफ्रिजरेटर में यूज़ करना बंद कर दिया गया बच्चों। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या है बच्चों, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो ओजोन क्या है, ओजोन है O3। ठीक है बच्चों, अब ये इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एनवायरनमेंट में घुसने से रोकती है, जिस वजह से हम लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाया जाता है। दूसरा क्या करती है ये, दूसरा ये करती है
कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे काफ़ी हद तक रोकती है, क्योंकि इसी वजह से हमारे इकोसिस्टम में बहुत सी स्पीसीज हो सकता है या तो ख़त्म हो जाए या फिर एक्सटिंग होने की कगार पे पहुंच जाए, क्योंकि वह ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पर रह नहीं सकती हैं बच्चों। तो ये काम करता है ओजोन लेयर। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।